नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। ये श्रृंखला जो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं वो उत्तराखंड की समसामयिका पर यह आधारित रहेगी। जो आगामी परीक्षाएं जो होने जा रही हैं उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस श्रृंखला से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपके जो उत्तराखंड की जो समसामयिक घटनाएं हैं उन घटनाओं से जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं का समावेश आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत अगर हम नगर निगमों की बात करें तो इसके अंतर्गत देहरादून को देश में 59वें ये रैंक हासिल हुई है, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि लगातार 2021 और 19 की अगर मैं बात करूं यहां से लगातार ये जूझता रहा उत्तराखंड। कभी 10 पायदान ऊपर रहता है तो कभी 10 पायदान नीचे आ जाता है, तो कभी ना कभी ये संघर्ष रहा। तो इस बार अगर मैं बात करूं सर्वे जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2022 में देहरादून नगर निगम को इस बार 59वां ये स्थान या कहें देश में ये आपके 69वां ये रैंक इसको प्राप्त हुआ। अब ये चर्चा में क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 2022 को देहरादून के जो मेयर हैं, जिनका नाम कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहरादून के नगर निगम के मेयर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सुनील उनियाल गामा इनका नाम है। तो इन्होंने बताया कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो परिणाम भारत सरकार द्वारा जो घोषित किए गए हैं उसकी जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि उत्तराखंड के जो निकायों को पिछली बार कई जो 2019 से अगर बात करूं तो ये कई पिछली दफे से ये संघर्ष करता हुआ आ रहा है। तो इस बार उस जो पिछले वर्ष के जो प्रदर्शन रहा उसकी अपेक्षा इस बार इसका शानदार प्रदर्शन रहा। तो इस बार देहरादून नगर निगम को देश में ये आपके 59वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज ये रही, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनके जो देहरादून के नगर निगम के जो मेयर हैं, मेयर जो सुनील उनियाल गामा ने बताया कि स्वच्छता रैंकिंग के अंतर्गत जो देहरादून नगर निगम का जो प्रदर्शन रहा साल दर साल ये सुधरता रहा, और साथ ही बेहद सीमित संसाधन जो इस संस्थान को जो प्राप्त हुए हैं उसके बावजूद भी देहरादून ने नगर निगम में जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी छलांग लगाई। 13 अंकों के पायदान पर इसने छलांग लगाई और उत्तराखंड के शहरों में ये प्रथम स्थान इसने हासिल कर दिया। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा स्वच्छता की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा आता है नगर निगम अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए देहरादून, क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर पता है कि देश की जो रैंकिंग के अंतर्गत बात करूं जो स्वच्छता रैंकिंग में, तो यहाँ पर जो नगर निगम ने जो अपना पायदान बनाया 69वां पायदान इसने बनाया, तो कम सीमित संसाधनों की अपेक्षा 13 अंकों की उछाल इस बार इसने मारी और शहरों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पहला स्थान पर रहा। देखिए, अगर आपको मैं बता दूं 2021 में जब देहरादून में देश भर में जो पिछली दफे जब स्वच्छता सर्वे का जो रिपोर्ट आई थी उसके अंतर्गत इसको जो रैंकिंग प्राप्त हुई थी ये 82वीं रैंक में पिछले 2021 में था, और 2022 में अगर बात करूं तो ये 59वें नंबर पे ये आ चुका है। और इस बार अगर बात करें तो 13 अंकों की ये छलांग लगाते हुए इसने बेहतर प्रदर्शन किया। और वर्ष 19 की अगर हम बात करें तो देहरादून नगर निगम लगातार बेहतर प्रदर्शन करता हुआ आ रहा है, और 2019 में अगर बात करें तो देहरादून नगर निगम को देश में जो स्थान मिला था 2019 में, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2019 में नगर निगम में देश भर में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, देहरादून को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, आपको पता होना चाहिए 384 नंबर पर आपका ये स्थान रहा था 2019 में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 2021 में इसके में इम्प्रूवमेंट आया, तो 2021 में अगर बात करें तो ये 22वें स्थान में 22वीं रैंक ये लेके आया था। और जबकि 2020 की अगर बात करूं तो 2020 में 124 ये रैंक इसे प्राप्त हुआ था, और 2021 में 84 रैंक इसे मिला। और 2022 की अगर हम बात करें ये 59वें रैंक पर ये
अपने आप को काबिज करने में सक्षम रहा। अगर कहीं ना कहीं सफलता के झंडे हमारे उत्तराखंड के नगर निगमों ने इस बार पूरे देश भर में अपने डंका बजाया। अब बात करते हैं वहीं जो हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें तो हिमालयी राज्यों में 12वां हिमालयी राज्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 2020 में 124वां स्थान इसका तो रहा था। और साथ ही अगर बात करें ये गारवेज फ्री सिटी भी उत्तराखंड देहरादून नगर निगम को ये एकमात्र शहर चुनकर ये आया था। अगर हम कहें हिमालयी राज्यों में गार्बेज फ्री सिटी कौन बना तो आपको पता होना चाहिए कि देहरादून नगर निगम देश भर में एकमात्र ऐसा ये शहर रहा। अगर पूरे हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें तो दून ही एक ऐसा जो शहर है जो देश भर में गार्बेज सिटी शहरों में ये सम्मिलित हुआ है। और देहरादून को इस बार 3 स्टार मिले हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा गार्बेज सिटी के अंतर्गत कि देहरादून को कितने स्टार मिले हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इस बार इसको 3 स्टार यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये जो श्रृंखला मैं ला रहा हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। यह टॉपिक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। देखिए पर्यटन मंत्री ने जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन की यहाँ पर क्या की गई शुरुआत कर दी गई है, इसका शुभारंभ कर दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यटन मंत्री ने हिमालय दर्शन के लिए किस नाम से इसको शुभारंभ किया तो आपको पता होना चाहिए जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन की ये शुरुआत कर दी गई है। अब ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 अक्टूबर 2022 को जो प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं आपको पता होना चाहिए सतपाल महाराज ने मसूरी के जो जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन की यहाँ पर सेवा को विधित रूप से यहाँ पर क्या कर दिया गया इसका उद्घाटन करा। और साथ ही 1 सप्ताह के ट्रायल के लिए जो हिमालय दर्शन के लिए यहाँ पर सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। अब इससे रिलेटेड क्या प्रमुख बिंदु हैं हम ये भी समझना हमें अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जहां हम पर्यटन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, उत्तराखंड आपको पता है कि टूरिज्म से ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलती है। तो जो आपके सतपाल महाराज जी हैं जो पर्यटन मंत्री ने इस बार कहा था कि जो हेली सेवा है हमारी हेलीकॉप्टर जो यात्रा है जिससे आपकी अगर मैं देहरादून से कहूँ या पंतनगर से कहूँ या आपकी पिथौरागढ़ से जो हेली सेवा जो प्रारंभ हुई है उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत तो हेली सेवा से यहाँ क्या होगा पर्यटकों को हिमालय दर्शन नजदीक से ये कराया जाएगा। ये कहीं ना कहीं राज्य की ग्रोथ या कहीं उसके विकास में एक बहुत सराहनीय कदम के तौर पर ये परियोजना को प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिस परियोजना का नाम मैं कह रहा हूँ कि जॉर्ज एवरेस्ट से ये क्या किया जाएगा हिमालय दर्शन ये किया जाएगा। और वहीं से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्या होगी वृद्धि होगी। साथ ही आपको जो नए रोजगार पैदा होंगे, जो युवाओं को यहाँ पर रोजगार के नए अवसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो नए अवसर जो पैदा होंगे कहीं ना कहीं उससे जो हमारे युवा हैं कहीं ना कहीं उनको रोजगार प्राप्ति होगी। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा जो जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में है वहाँ के जो महान जो सर्वेयर थे, अगर कभी पूछा जा सकता है कि भैया मसूरी से ही इसको प्रारंभ क्यों किया गया, आपको पूछा जा सकता है कि जो जॉर्ज एवरेस्ट हैं ये कहाँ के रहने वाले थे या ये इनका संबंध कहाँ से किस जनपद से है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके देहरादून से है। और देहरादून से किस स्थान से तो मसूरी से इनका संबंध है। तो मसूरी के ये क्या थे एक महान सर्वेयर के तौर पर जॉर्ज एवरेस्ट को माना जाता है। और उनकी स्मृति में वहाँ पर संग्रहालय की स्थापना की गई है, वहाँ संग्रहालय बनाया गया है। और इस संग्रहालय में अगर हम बात करें जो भारत के जो फोटोग्राफी है या ऑटोग्राफी जो ये फोटोशूट करते हैं तो उससे संबंधित फोटोग्राफी से संबंधित। और जो इनका क्या था इनका प्रोधा करके एक नाम था और जो स्वर्गीय नैन सिंह रावत और अगर हम बात करें राजनाथ सिकंदर की यहाँ पर प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और जब उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई तो उनकी उपलब्धियों को भी यहाँ पर ध्यान में रखकर उनके बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था जो पर्यटन मंत्री ने कहा था कि भैया जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से
इन जो डेस्टिनेशन जो पॉइंट है आपके टूरिज्म को, यहाँ पर इनको जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर ऐसी कई अन्य गतिविधियाँ आकर्षण का केंद्र भी बनेंगी। और जो ये गतिविधियाँ हैं जॉर्ज एवरेस्ट से यहाँ से शुरुआत की जाएगी और इसके लिए जो आपके उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है इसने ट्रायल भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, प्रारंभ कर दिया गया है। कहाँ कब से प्रारंभ हुई, तो 3 अक्टूबर 2022 से इसको क्या कर दिया गया, ट्रायल इसका शुरू कर दिया है। और एक प्रतिष्ठित कंपनी अगर हम बात करें तो एक जो प्रसिद्ध कंपनी है जो इस हेली सेवा को जो प्रारंभ करी, क्योंकि हेली सेवा से ही क्या कराया जाना है आपका, इसमें हिमालय दर्शन कराया जाना है। तो यहाँ पर उससे अनुबंध करने के लिए अगर उसकी निविदा निकाली गई है, उससे अनुबंध उसके कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके आए तो विश्व पर्यटन दिवस पर इस पर क्या किया जाएगा, जो पर्यटन प्रेमी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र रहेगा। और जो फोटोग्राफी, और अगर हम फोटोग्राफी की बात करें या वीडियोग्राफी की बात करें तो उसके लिए भी लोगों का एक रोजगार का जरिया बनेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें 5 विभिन्न श्रेणियों में इसमें फोटोग्राफी की बात की गई है, ऑनलाइन वीडियो की बात की गई है। इसमें लोगों को ऑनलाइन फोटोग्राफी के माध्यम से, साथ ही वीडियोग्राफी के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो जो यहाँ के जो पर्यटन प्रेमी हैं उनको यहाँ पर 25 लाख रुपए से भी अधिक की धनराशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ऐसा उत्तराखंड सरकार का ये कहना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अगला जो नया जो टॉपिक है आपके सामने तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ सूचना मंत्रालय की, अगर बात करूँ तो सूचना मंत्रालय से निमित यादव को सम्मानित किया गया है। ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए एक नीति बनाई गई है, उस नीति का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। ट्रैकिंग नीति इसको कहा गया है। ट्रैकर कौन होते हैं, जो आपके एवरेस्टों में चढ़ते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो उनको ट्रैकर कहा जाता है। क्योंकि ये जो होते हैं जो पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं या एवरेस्ट की ऊंची चढ़ाई करते हैं, तो इन ट्रैकरों को ट्रैकिंग करने के लिए कि भैया ये बंदा अभी यहाँ से ट्रैकिंग इसने प्रारंभ की है, अगर मान लीजिए एवरेस्ट की चढ़ाई चल रहा है तो एक उसके डेस्टिनेशन पॉइंट से जो चढ़ रहा है तो ये अभी कहाँ पहुँचा है, क्या पहुँचा है, उसकी हर लोकेशन आपको जो आपके बेस कैंप में है उस बेस कैंप में निरंतर बनी रहेगी। और सरकार के जो पर्यटन विभाग है या जो उसका दूरसंचार विभाग है वहाँ पर भी इसकी सूचना समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। अब ये चर्चा का विषय क्यों बनाए, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कि उत्तराखंड में ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए क्यों बनाएगी ये जो ट्रैकिंग नीति। तो जो 6 अक्टूबर 2022 की अगर बात करूं तो उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं, आप सभी को पता है कि सतपाल महाराज हैं, उन्होंने अपने संबोधन में बताया था कि भैया जो प्रदेश की हमारी उत्तराखंड की जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उनमें जो चढ़ाई करने वाले जो पर्वतारोही हैं, जो उनको क्या कहा जाता है, ट्रैकर कहा जाता है। उन ट्रैकरों की ट्रैकिंग के लिए उनकी सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो पर्यटकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है हर राज्य के लिए। क्योंकि अगर जो टूरिस्ट हो रहा है अगर उनको किसी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ लोग जाने में डरते हैं, फिर या फिर वो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का जो लोकप्रियता रहती है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ट्रैकिंग नीति यहाँ पर लाई और पर्यटकों की सुरक्षा पहले स्थान पर है। तो पर्यटन विभाग के माध्यम से ये ट्रैकिंग व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो प्रमुख बिंदु क्यों ये चर्चा में है कि भैया ऐसी क्या चीज़ है, इसके प्रमुख बिंदु पर मैं आपको प्रकाश डाल देता हूँ। देखिए जो पर्यटन मंत्री आपके सतपाल महाराज जी हैं, उन्होंने अपने संबोधन में ये भी बताया था कि जो ट्रैकिंग नीति प्रदेश में जो पर्वतारोहण करने वाले जो ट्रैकर होते हैं, उनको ट्रैकिंग करने वाले जो पर्यटक होते हैं, उनकी सुरक्षा को विशेष मद्देनजर रखते हुए इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। जब नीति के सतह से अगर हम नीति माणा की बात करें या लिपुलेख दर्रा की बात करें या अलग अलग जहाँ पर जो बड़ी बड़ी हमारी चोटियाँ हैं, तो अगर उन दर्रों की अगर बात करें तो सरकार की ओर से पर्वतारोहण के लिए एक दल का, जो पर्वतारोही दल का भी यहाँ पर
गठन किया गया है। उनके लीडर को सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन दिए जाएंगे और उनकी ओर से अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो तुरंत वो सरकार को इमरजेंसी जो आपके पर्वतारोही दल है या एनडीआरएफ है उनको सूचित किया जा सकता है, जिससे कि उनको जो घटना घटित हो रही है तो उसको उनसे तुरंत उनको बचाया जा सकता है। और पर्वतारोही दल अगर किसी मुसीबत में है तो जो मुसीबत में फंसे हैं उनको बचाना, अगर कोई लापता होता है तो ट्रैकिंग के माध्यम से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से उसे खोजा जा सकता है और खोजने में उसकी लोकेशन उसके काम आएगी, तो ये चीज़ आसानी से हो जाती है। आपको सभी को पता है जब ग्लेशियर टूटते हैं तो ऐसे होता है कि बहुत से लोग दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या उनकी लाश तक नहीं मिलती। तो इन चीज़ों से उभरने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने ये पहल शुरू करी है कि जो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपकी लेके आई है, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो टूरिज्म है वो बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्टरों को भी जो आपके जो अन्य वॉलंटियर होते हैं उनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अनुभव के आधार पर उनको लाइसेंस दिया जाएगा और जो ये नीति है उस नीति के अंतर्गत उनको जोड़ा जाएगा या उसके ऐसा प्रावधान किया गया है। और ट्रैकिंग के लिए प्रदेश में अभी तक कोई भी नीति नहीं थी। आपको इस पर बता दूं, ट्रैकिंग करने वाले जो थे लोग वो पर्यटन विभाग की बिना अनुमति से ही ट्रैकिंग के लिए चले जाते थे। अब आपको क्या करना है, जो पर्यटक होता है किसी भी सूचना के लिए जो उनको हैक करने के उनके रूट किस रूट से वो जा रहे हैं ऐसा करने के लिए नहीं होगा कि आपके पास अगर सैटेलाइट फोन है और सैटेलाइट की जो ट्रैकिंग के लिए उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हादसा होता है तो वो हादसा शासन या प्रशासन इनको तुरंत बताया जा सकता है, जिससे कि उनकी एक ट्रैकिंग दल जाएगा, उनको उनका ब्यौरा सब उनके पास होगा कि कहाँ से कौन जा रहा है क्या जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल एक दर्रा की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को बेस कैंप में अपनी पूरी आईडी या अपने इससे संबंधित तमाम चीज़ों का उल्लेख देना होगा कि मैं किस माध्यम में किस लिए जा रहा हूँ, कहाँ किस रूट से जाऊँगा, ये तमाम चीज़ें क्या है, मेरा जाने का कारण क्या है, तो तमाम चीज़ों को ये बताना होगा। उसके बाद आपको सैटेलाइट फोन दिए जाएंगे जिसकी वजह से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये बड़ा ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी राज्य सरकार लेके आई है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग नीति। ये आपकी उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या की गई है, लागू की गई है। अगर अब वहीं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूं मैं दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है ये भी इसको समझिएगा। देखिए, उत्तराखंड में बेसहारे जो बच्चे हैं उनके लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही क्या बनाएगी, एक पुनर्वास नीति बनाएगी। जितने भी उत्तराखंड के अंतर्गत चाहे आपके बाहरी राज्य से आ रहे हैं या नेपाल से तिब्बत से कहीं से भी, अगर इस राज्य में जो बच्चा रह रहा है, जो अगर बेघर है, जिसके सर पे छत नहीं है, उनको इस नीति के अंतर्गत जो नीति बन रही है बेघर बच्चों को, इस नीति के अंतर्गत पुनर्वास नीति जो लाई गई है तो इसके अंतर्गत उनको समावित किया जाएगा, उनको इस दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में बेसहारा बच्चों के लिए कौन सी नीति ये बनाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पुनर्वास नीति लाया गया है कि उनको विस्थापित किया जा सकता है, उनको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कब प्रारंभ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, 10 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड सरकार की जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जो मंत्री हैं, आपको पता है रेखा आर्या जी ने इस बार राज्य में पहली दफे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, जो जिन्हें हम बेसहारा बच्चे कहते हैं, उनके लिए एक पुनर्वास नीति यहाँ पर लाई गई है। और ये पुनर्वास नीति को कब से धरातल पर उतारा गया है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इसको जो लॉन्च किया गया था 9 नवंबर 2022 से ये आपके राज्य में लागू हो चुकी है। और इसके अगर मैं प्रमुख बिंदु की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो महिला सशक्तिकरण और विकास मंत्रालय है उसकी जो मंत्री हैं जो रेखा जी ने सरकार की ओर से बताया है कि सरकार द्वारा ये कॉन्सेप्ट पर बहुत लंबे समय से काम किया जा रहा था और इनके द्वारा जो ये प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और राज्य स्थापना दिवस के दिन पर इसे लागू किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया गया है कि भैया जितने भी बच्चे चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, जो सड़कों में अनाथ हो या सड़कों में बेसहारा घूम रहे हो, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र की बात करें तो मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जोड़ने का ये सराहनीय प्रयास किया गया है। और पुनर्वास नीति के अंतर्गत इन बच्चों को लिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण विकास मंत्रालय के माध्यम से एक नीति
यहाँ पर नीति का भी यहाँ पर ड्राफ्ट जो किया गया है, क्योंकि नीति कब बनेगी जब उससे संबंधित जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप रात में हल्द्वानी में या देहरादून में या कहीं भी किसी भी बड़े टाउन की तरफ अगर जाते हो तो आपको बेसहारे बच्चे रोड पे घूमते हुए नजर आएंगे, कूड़ा बीनते हुए नजर आएंगे, या कहीं रात के समय आजकल ठंड हो रही तो वो रोड पे सोते हुए दिखेंगे, इतनी बड़ी ठंडी में ठुठुराते हुए आपको रोड में दिखाई देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए ये पुनर्वास नीति लाई गई है, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं एक आवास प्रदान, उनके ऊपर घर के ऊपर छत मिल सकती है। तो इस नीति को जनपद के जितने भी जिलाधिकारी हैं, जो विभाग है, उनको इसको प्रदेश में, संपूर्ण प्रदेश में लागू करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। और ये जो है आपके 9 नवंबर 2022 से इसको प्रारंभ कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो खास तौर से क्या चीज़ है, इस तरह के जो बच्चे आपको दिखते हैं, जैसे हरिद्वार के अंतर्गत दिखते हैं या देहरादून के अंतर्गत दिखते हैं, उधम सिंह नगर या ये कहें या नैनीताल जिले में, इन बच्चों की अधिकता है। और अगर यही इसी जनपदों में क्या है, बेसहारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। इन बच्चों को इस नीति में आश्रय गृह जो बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, रेम बसेरे टाइप से उनको वहाँ रखा जाएगा। और जो अधिकारियों का कहना ये था कि फिलहाल अभी जो कॉन्सेप्ट है आपके देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में क्या है, इसको चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इस हिसाब से ये जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ती हुई जाएगी। और जो ये नीति लाई गई है, तो ये नीति का कहीं ना कहीं जोर शोरों से इसको लागू किया जा रहा है। और जो जिलाधिकारी हैं उनको जो ये प्रस्ताव भेज दिया गया है, और इन बच्चों को जो आश्रय गृह है, जैसे रेन बसेरे हैं, वहाँ पर इनको ठहराए जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। और ये शाम को अपना वहाँ पर रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, और उसके बाद जब इनका कार्य पूरा हो जाएगा वो चले जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जो मजदूर होते हैं, जैसे आपके बिहार से आते हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि उनके बच्चे रोड पे घूमते हैं, तो ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करना है। और इस प्रकार से जो नीति लाई गई है ये, और तो और इसमें क्या अंतर्गत, इस नीति में इन बच्चों को लिखाई पढ़ाई से संबंधित और उन्हें बेहतर कौशल दिया जाएगा। ITI के माध्यम से उनको रोजगार से संबंधित जो कौशल होते हैं, जो अपनी आजीविका को वो यापन कर सकते हैं, उन चीज़ों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिएगा। अब वहीं अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ दोस्तों, ये भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन भी आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो PM आवास योजना है की तर्ज पर संचालित होगी आपकी अटल आवास योजना। जैसे आपको सभी को पता है, संपूर्ण देश में, अगर हम उत्तराखंड में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण देश की अगर बात करूं तो आप सभी को पता है कि PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो सभी जगह चल रही है। इसी के तर्ज पर जिस प्रकार से सेंटर ने जो ये योजना चलाई है, PM आवास योजना, इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में एक नई योजना का प्रारंभ कर दिया गया है। उस योजना का जो नाम है अटल आवास योजना, ये उत्तराखंड में प्रारंभ करी। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया अटल आवास योजना कब लागू की गई थी और किस राज्य में लागू है, तो आपको बताना चाहिए उत्तराखंड राज्य में ये लागू की गई थी। और इसको किस तिथि को लागू किया गया तो आपको बताना चाहिए 10 अक्टूबर 2022 को। ये उत्तराखंड के जो समाज कल्याण जो मंत्री हैं, आपको सभी को पता है, चंदन रामदास ने इसे राज्य के जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इसे अनुसूचित जातियों के लिए जो अटल आवास योजना को अब प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की तर्ज पर इसको संचालित करने की, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसी के तर्ज पर अटल आवास योजना भी इसलिए प्रारंभ किया है। क्योंकि अटल का अब अटल क्यों कहा गया कि आपके पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको समर्पित ये योजना है, उनके नाम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। और जो ये योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो SC कम्युनिटी के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये संचालित की जाएगी। और राज्य सरकार ने तमाम जनपदों को इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए आदेशित कर दिया गया। देखिए, आपको जैसे पता है कि भैया कभी क्वेश्चन बनता है कि आपके समाज कल्याण मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए समाज कल्याण जो मंत्री हैं आपके चंदन राम दास ने मीडिया को ही बताया, या कहें स्पष्ट तौर पे जब इसका उल्लेख किया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये पूर्व में ये बंद हो चुकी थी ये योजना। इस योजना को इसी वर्ष से लागू किया गया है। इस योजना में जो प्रति लाभार्थी हैं उनको भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली जो 38,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता थी उसमें काफ़ी कम थी ये धनराशि थी। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
1,30,000 रुपये आपको मिलते हैं। और अगर जो ये पूर्व में जो ये अटल आवास योजना चलाई गई थी, इसमें सिर्फ 33, अगर हम बात करें तो 38,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। 38,000 में तो आपको मकान नहीं बन सकता है, ठीक है, तो उसके तो दरवाजे भी नहीं बनेंगे। तो इस आर्थिक सहायता बहुत ज़्यादा कम थी। जबकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो आपके वर्तमान समय में हर राज्य में चल रही है, तो इसमें 1,30,000 से 1,50,000 तक की धनराशि इसमें देने का प्रावधान किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भैया इसी तर्ज पर जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसी तर्ज पर अटल आवास योजना को राज्य में तैयार किया जाए। इसका मसौदा तैयार किया गया है, इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे कैबिनेट में जो प्रस्तावित करके इसे पारित कर दिया गया है। और आपको अब देखने को मिलेगा ये आपके संपूर्ण प्रदेश में ये लागू हो जाएगी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, आवास जो अटल आवास है, अगर हम बात करें इससे पूर्व की, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो ग्रामीणों से वर्तमान न कहीं लोग उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी को पता है जो प्रधानमंत्री अटल आवास योजना है, बहुत से लोग इससे जुड़े हैं, उनको उनके सर के ऊपर छत मिली हुई है और कहीं ना कहीं लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो जिसका क्या है इसके अंतर्गत, जिसका 5 वर्ष पहले इसमें जो पंजीकरण हो चुका है, जो गरीब जो अगर हम कहें जो लाचार हैं या जो जरूरतमंद हैं, गरीबों को राहत देने के लिए यहाँ पर अटल आवास योजना का कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और अगर आपको ये बता दें तो इसके अंदर 5 जो निगम हैं और बड़े जो बोर्ड हैं, जो सरकार के जो समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड, इसके अंदर जो 5 निगम और साथ ही अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े जो इसके अंदर बोर्ड हैं, उन निगमों द्वारा इसमें ऋण देने के लिए प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसका लगभग अगर हम बात करें, इसका जो खर्चा आएगा अनुमान लगाया गया है 20 करोड़ रुपए का ये है। और 20 रुपये करोड़ की वसूली भी इसमें की होनी है। और किसके अंदर जो 5 निगम है, इन निगमों से और जो ये बोर्ड हैं, इन बोर्डों से अगर हम बात करें, जो निगमों द्वारा जो दिया गया ऋण था उसमें 20 करोड़ रुपए की वसूली यहाँ पर होनी है। और इसको देखते हुए अगर हम बात करें, अगर ये एकमुश्त समाधान योजना लाई जाएगी जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को इसमें राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं उनको रोजगार की तरफ एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलेगा। तो ये था आपका जो अटल आवास योजना। अब अगर हम वहीं बात करें दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जो आपके राज्य सरकार शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार के अंदर उत्तराखंड में अब बनेगा किसानों का भी बायोडाटा, या कहें जो डाटाबेस बनेगा किसानों का भी। क्यों, अब इसलिए क्यों बनने जा रहा है इसको भी समझें। देखिए दोस्तों, 11 अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत देहरादून में जो सचिवालय है, तो वहाँ पर केंद्रीय सरकार के जो चीफ हैं नॉलेज, अगर उनकी बात करूँ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लेंथी ना बताते हुए मैं आपको ये बताऊँ, 11 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार के सचिव जो रहे, अब केंद्र के जो चीफ थे, चीफ ऑफ नॉलेज ऑफिसर जो हैं राजीव चावला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें किसानों के भूलेखों से संबंधित ये बैठक हुई थी। राज्य की जितने भी अधिकारी थे, किसानों का यहाँ पर बायोडाटा तैयार करने के उनको निर्देश दिए गए कि भैया आप किसानों का बायोडाटा, कितने प्रदेश में कितने किसान हैं, तमाम चीज़ें उनसे रिलेटेड जो बायोडाटा होता है उसको यहाँ पर तैयार करने का यहाँ पर आदेश दिया गया। और अगर बात कहूँ, जो राजीव चावला है, उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से विकसित जो ग्रीविट स्पेक पोर्टल है, वहाँ पर उसके बारे में विस्तारपूर्वक यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भैया किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में जो लाभ होने चाहिए, जो मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज कागजी कार्रवाई तक ही कहीं ना कहीं सीमित है। और ये जो है पूर्ण रूप से किसानों तक जो चीज़ होनी चाहिए थी, पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रही। तो बिना किसी कागज के यहाँ पर उनको लाभ देने की बात की गई है। राज्य में किसानों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कि किसानों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इसके लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा, अगर कहीं यूजर आईडी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अब जो ये पोर्टल है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके उत्तराखंड में, तो पोर्टल के लिए राज्य के समस्त किसानों को इसके अंतर्गत अपने जितने उनके अभिलेख हैं, भूमि से संबंधित, उनके सुधार से संबंधित उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाएगा। और आपको बता दूं तो यहाँ पर जो ग्रीन
स्टैक पोर्टल है ये के 3 यहाँ पर प्रमुख स्तंभ होगा, जहाँ पर किसान का बायोडाटा होगा, उससे भू संबंधित तमाम चीज़ें होंगी, उसका मानचित्र यहाँ पर होगा और उसमें उसका जो उसके जो फसल हो रही है उसका फसल का भी बायोडाटा यहाँ पर रखने की बात की गई है। इस यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे लाभ होगा। और उत्तराखंड में जो किसानों का जो अलग से बायोडाटा तो अभी तक मौजूद नहीं है, तो जो जैसे आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना थी उसमें तो किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पर तो उनका डाटा उपलब्ध है। मगर जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसके अंतर्गत जो जितने भी सभी लाभार्थी हैं उनको लाभार्थियों का जो बायोडाटा भी विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो डाटाबेस में एकत्रित किया जाना है। और यदि अगर मैं बात करूँ तो कुल किसानों की जो किसानों का अगर हम लगभग अगर हम उसका प्रतिशत अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80 से 85% यहाँ पर है। अगर हम राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग ने यहाँ पर जो ऑनलाइन अगर हम राइटअप की बात करें, यहाँ पर जो उनके रिकॉर्ड जो रखे गए हैं, तो प्रत्येक किसान का जो भूमि स्वामित्व है उसको भी यहाँ पर रखना है, कितनी उसकी भूमि जोत है, या तमाम चीज़ें, मौसमी फसल कौन कौन सी होती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपको पता है कि भैया जब किसानों को फसल में नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी हेल्प करती है, तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। अगर मैं बात करूं इस योजना को कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा, जब इसकी बैठक हुई थी उसमें राज्य के जो ग्रामीण जो मानचित्र थे उनको ऑनलाइन करने के लिए भी यहाँ पर राज्य सरकार ने जो जनपद के जो डीएम है उनको भी आदेशित कर दिया गया था। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फसल सर्वे डाटा है उसके अंतर्गत यहाँ पर विभाग की ओर से अगर हम देहरादून की बात करें या चंपावत जिलों को यहाँ पर प्रस्ताव के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर दिया गया है। और देहरादून चंपावत में यहाँ पर उनका भू डाटा भी और उसके साथ ही जो उनका बेस डाटा है वो भी तैयार किया जाएगा। और उनको जो इसके क्रमबद्ध जो चरण है, अगर हम पहले चरण में 2 जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद के रखा गया, इसमें मानचित्रों को ऑनलाइन किया जाएगा और जो 6 जिले जो बच जाएंगे वो अगले 2 साल में इसमें कवर कर लिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्यों इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं उन्होंने यहाँ पर खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला का यहाँ पर लोकार्पण कर दिया। अगर कहने का मतलब है कि राज्य में अब आपके औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला का भी यहाँ पर लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया। कब किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता तो 12 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जो देहरादून के सशस्त्र धारा रोड में जो डांगा लकचौड़ा है वहाँ पर खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग का यहाँ पर क्या कर दिया गया, लोकार्पण ये कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।